नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नवीन क्राइम स्टोरीज में। दोस्तों, इतिहास में कई अपराधी हुए हैं, लेकिन जेफरी एपस्टीन जैसा कोई नहीं था। एक ऐसा आदमी जिसकी फोन की कांटेक्ट लिस्ट में राष्ट्रपति, राजकुमार, अरबपति और बड़े वैज्ञानिकों के नाम थे। बाहर से वह एक हाई प्रोफाइल फाइनेंसर लगता था मित्रों, लेकिन उसकी आलीशान हवेलियों के पीछे छुपा था एक काला भयानक सच, जिसे जानकर आज भी दुनिया सिहर जाती है। और अब जनवरी 2026 में जारी हुए लाखों नए दस्तावेजों ने पूरी दुनिया में फिर से हड़कंप मचा दिया है। आज नवीन क्राइम स्टोरीज में हम खोलेंगे मित्रों जेफरी एपस्टीन की पूरी फाइल, शुरुआत से लेकर ताजा खुलासों तक। दोस्तों, 1970 के दशक में एपस्टीन कोई अरबपति नहीं था, बल्कि न्यूयॉर्क के एक स्कूल में एक साधारण गणित का शिक्षक था। कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, लेकिन अचानक वह वॉल स्ट्रीट की दुनिया में घुस जाता है। लोग हैरान थे कि एक मामूली टीचर अरबपतियों के बीच कैसे पहुंच गया, और यही उसकी जिंदगी का सबसे रहस्यमयी मोड़ आता है मित्रों। और उसकी मुलाकात होती है विक्टोरियाज सीक्रेट के मालिक लेस्ली वेक्सनर से। कुछ ही समय में वेक्सनर ने एपस्टीन को अपनी पूरी संपत्ति का पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया। इसका मतलब यह था मित्रों कि अब एपस्टीन वेक्सनर के पैसों और कंपनियों को कंट्रोल कर सकता था। यहीं से एपस्टीन सत्ता और संपर्कों के जाल में उतरता है मित्रों, और धीरे धीरे उसकी दोस्ती हो जाती है बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटिश शाही परिवार के लोगों से। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ दोस्ती थी, या फिर एपस्टीन एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर रहा था जो आगे चलकर दबाव और ब्लैकमेल का हथियार बन सके मित्रों। कुछ जांचकर्ताओं का मानना है कि एपस्टीन लोगों को फंसाने का सिस्टम बना रहा था। हालांकि इस पर आज भी आधिकारिक फैसला नहीं आया है। दोस्तों, एपस्टीन का एक निजी द्वीप भी था, लिटिल सेंट जेम्स वर्जिन आइसलैंड। लोकल लोग इस आइसलैंड को पेडोफिल आइसलैंड कहते थे। यहीं से उसकी काली दुनिया खुलनी शुरू होती है मित्रों, और यहां सबसे बड़ा रोल निभाती है घिस्लेन मैक्सवेल। वही लड़कियों को मसाज, मॉडलिंग और करियर के बहाने यहां तक लेकर आती थी। शुरुआत में सब सामान्य लगता था मित्रों, लेकिन धीरे धीरे लड़कियों पर दबाव बनाया जाने लगा और उनसे कहा जाने लगा कि वो और लड़कियों को यहां लेकर आएं। दोस्तों, लड़कियों को पैसे का लालच दिया जाता था। कहा जाता था कि महंगे महंगे गिफ्ट मिलेंगे और उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन जैसे ही कमरे के दरवाजे बंद होते थे मित्रों, हैवानियत का असली खेल शुरू हो जाता था। कई नाबालिग लड़कियों का शोषण किया जाता था और सवाल पूछने पर उन्हें धमकाया जाता था, मारने की धमकी दी जाती थी। दोस्तों, कई लड़कियां उस समय
केवल स्कूल जाने की उम्र में थी। मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन 10-10, 12-12 साल की लड़कियां बताई जाती हैं कि उम्र उनकी 12-12 साल तक की थी। ये लोग डर, लालच और मजबूरी तीनों का इस्तेमाल करते थे, और उस पर भी ताजुब यह कि दुनिया के नामचीन लोग इस घिनौने खेल का हिस्सा थे, मजा लेते थे, पार्टी एंजॉय करते थे। दोस्तों, एपस्टीन पार्टी के नाम पर एक चलती फिरती फैक्ट्री चला रहा था, जहां इंसानों को, इन लड़कियों को सामान की तरीके इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, यह एक तरह का पूरा पिरामिड सिस्टम बन गया। सबसे चर्चित बयान जब इस मामले में सामने आया तो वो था मित्रों वर्जीनिया गुफरी का। उसने आरोप लगाया कि उसे ताकतवर लोगों के सामने पेश किया गया। इसी केस में एक फोटो वायरल हुई जिसमें ब्रिटिश प्रिंस एंड्रू एक नाबालिग लड़की के साथ दिखे, लेकिन प्रिंस एंड्रू ने आरोपों से इनकार कर दिया और बाद में समझौता किया, लेकिन उन्हें शाही जिम्मेदारियों से हटना पड़ा। यहीं से दुनिया को एहसास हुआ कि यह मामला सिर्फ एक आदमी का नहीं, बल्कि सत्ता के गलियारों तक फैला हुआ है। दोस्तों, 2005 में पाम बीच पुलिस ने एपस्टीन की जांच शुरू की। सबूत इतने मजबूत थे कि एपस्टीन को उम्र कैद हो सकती थी, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जिसे आज भी अमेरिका की न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी गलती माना जाता है मित्रों। और हुआ यूं कि फेडरल अभियोजकों ने एपस्टीन से गुप्त समझौता किया और एपस्टीन को सिर्फ 13 महीने की सजा मिली। और हैरानी की बात यह थी मित्रों कि वो दिन में जेल से बाहर जाकर अपने ऑफिस में काम करता था और रात में वापस जेल में आ जाता था। तो लोग पूछने लगे कि इतने गंभीर आरोपों के बाद इतनी हल्की सजा क्यों? आखिर एपस्टीन की पहुंच कितनी बड़ी थी कि इतने गंभीर आरोपों के बाद भी उसे इस तरीके की सुविधाएं मुहैया कराई गई थी? किसने एपस्टीन को बचाया? कुछ लोग खुफिया एजेंसियों की थ्योरी देते हैं, लेकिन इसका भी आज तक कोई आधिकारिक सबूत नहीं मिला मित्रों। 2019 में न्यूयॉर्क में एपस्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया। इस बार आरोप पहले से कहीं ज्यादा गंभीर थे मित्रों। लोगों को लगा कि अब शायद इंसाफ होगा, एपस्टीन को सजा होगी, लेकिन अगस्त 2019 में न्यूयॉर्क की एक हाई सिक्योरिटी जेल एमसीसी में एपस्टीन मृत पाया गया। सरकारी रिकॉर्ड्स कहते हैं कि मौत आत्महत्या थी, लेकिन दोस्तों कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कैमरे खराब थे, गार्ड्स सो गए थे, कुछ फुटेज गायब हो गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठे। इसीलिए दुनिया में एक लाइन मशहूर हो गई कि एपस्टीन डिड नॉट किल हिमसेल्फ। आज भी लोग मानते हैं कि एपस्टीन की मौत रहस्य से भरी हुई है। और फिर आया मित्रों साल 2026 का। अमेरिकी अदालत ने लाखों पन्नों की एपस्टीन फाइल्स सार्वजनिक की। इनमें कई जॉन डोए नामों के पीछे असली पहचान सामने आई। लोलिता एक्सप्रेस विमान की यात्राएं, ईमेल रिकॉर्ड और संपर्क सूची बाहर आई। दोस्तों, इन फाइलों में कुछ बड़े नामों का जिक्र जरूर है, लेकिन जरूरी बात यह है कि सिर्फ नाम होना अपराध साबित नहीं करता मित्रों। कई लोगों ने पहले ही इन आरोपों से इनकार किया है और कई मामलों की अभी जांच चल रही है। तो दोस्तों,
कुछ रिपोर्टों में यह भी सामने आया कि एपस्टीन के घरों में निगरानी सिस्टम थे, जिसकी वजह से ब्लैकमेलिंग वाली थियरी को हवा मिली। लेकिन यह अभी संभावना ही है मित्रों, अंतिम फैसला नहीं। जेफरी एपस्टीन मर चुका है, लेकिन उसका बनाया हुआ सिस्टम आज भी जिंदा है मित्रों। घिस्लेन मैक्सवेल जेल में है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ताकतवर लोग सजा पाएंगे। ये कहानी मित्रों सिर्फ एक अपराधी की नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जहां पैसा और ताकत कानून से ऊपर खड़े हो जाते हैं, कानून से बड़े हो जाते हैं। और मित्रों, जब जब सच दबेगा तो अगला एपस्टीन फिर पैदा होगा। आप सब लोगों की इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए और नवीन क्राइम स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मित्रों, क्योंकि जहां सच दबाया जाता है वहीं से अपराध का जन्म होता है। तो मित्रों, यह थी आजकल सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में चर्चित होने वाली एपस्टीन की फाइलों की पूरी कहानी। तो मित्रों, मिलते हैं अगली किसी और रोचक कहानी के साथ अपने इसी चैनल नवीन क्राइम स्टोरीज में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।